सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर अभी हम कवर करेंगे आपका चैप्टर नंबर 1 ऑफ कंपनी लॉ बुक के अंदर से एमसीक्यूज़ के हवाले से कि इसके अंदर एमसीक्यूज़ क्या क्या बन सकते हैं। ठीक है। तो सर अगर मैंने आपके पहले पेज पे बुक के अंदर जो कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ कि सोल ट्रेडर पार्टनरशिप या कंपनी के अंदर क्या क्या फ़र्क होता है, तो इसके अंदर वही बातें लिखी हुई हैं, इतनी कोई ख़ास बात नहीं लिखी हुई। सर इसके अंदर जो मेन बात लिखी हुई है जो कि मैंने अपने हैंडआउट के अंदर भी कवर की है, वो ये वाली बात लिखी हुई है कि यार कि डॉक्ट्राइन ऑफ कॉरपोरेट पर्सनैलिटी, इसके इसके लिए आपको जो है ना एमसीक्यूज अलग से पूछा जा सकता है, जो कि पास पेपर के अंदर 2 नंबर का सवाल पहले भी पूछा जा चुका है, लेकिन वो राइटिंग में होता था। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सर एमसीक्यूज के हवाले से। तो डॉक्ट्राइन ऑफ कॉरपोरेट पर्सनैलिटी के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ कॉरपोरेट पर्सनैलिटी क्या है, तो आप बोलेंगे सर अ कंपनी इज ए लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर, या इस तरीके से सर लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर इज टर्म्ड एज लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर इज टर्म्ड एज, तो आप बोलेंगे सर डॉक्ट्राइन ऑफ कॉरपोरेट पर्सनैलिटी। ठीक है। उसके बाद सर अगर मैं आगे बढ़ूँ तो सर इसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी के अंदर सर इसके आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि यार इसके ना ये तो फिर सेपरेट लीगल एंटिटी अगर पूछा भी गया तो रिटन में पूछा जाएगा राइटिंग के लिए। ठीक है ना। तो सर ये आपसे टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पूछे जाएंगे मेरे ख्याल से, कि जो ये 6 बातें हमने अलग से पढ़ी थी। हाँ, आपसे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी या इफेक्ट्स ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, जो कि ये बात लिखी हुई है, ये बात आपसे पूछी जा सकती है। जैसे कि सर सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है, तो आपसे पूछा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी या इफेक्ट्स ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है, तो सर आप बताएंगे लिमिटेड लाइबिलिटी। या तो इस तरीके से होगा, एक के अंदर ही ये तीनों बातें लिखी हुई होंगी। लिमिटेड लाइबिलिटी इज सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम कंट्रोल, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड परपीचुअल सक्सेशन, ये तीनों बातें लिखी होंगी। बी में कुछ अलग लिखा होगा, सी में कुछ अलग लिखा होगा, डी के अंदर कुछ अलग लिखा होगा, तो आप ए को टिक कर देंगे। या तो ऐसे होगा, ए के अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ ऑनर्स ऑफ बिजनेस, बी के अंदर सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप ऑफ कंट्रोल, सी के अंदर ट्रांसफरशिप ऑफ ऑनरशिप एंड परपीचुअल सक्सेशन, तो डी के अंदर ऑल ऑफ अबव होगा, तो आप डी को टिक कर देंगे। तो सर इसी तरीके से सेपरेट लीगल एंटिटी या कॉन्सिक्वेंसेज के अंदर ये बात कवर हो जाएगी। फिर लिमिटेड लाइबिलिटी का आपको कॉन्सेप्ट आ सकता है कि लिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड कहाँ तक होती है, तो आप कहेंगे सर शेयर होल्डर लाइबिलिटी लिमिटेड टू अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर की जो लाइबिलिटी होती है वो उनके यहाँ तक होती है सर, इन्वेस्टमेंट तक। इस बात से आपका एमसीक्यूज आ सकता है। फिर द लाइबिलिटी ऑफ ऑनर्स ऑफ द कंपनी, जो कि कौन होते हैं, मेंबर्स होते हैं। ठीक है ना। ऑफ द डेट्स ऑफ द कंपनी लिमिटेड टू अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट कंपनी। हाँ सर, इस बात से अगर मैं कंक्लूड करूँ कि सर जो ऑनर्स होते हैं या तो मेंबर होते हैं, मेंबर ही होते हैं ऑनर। मेंबर या तो शेयर लेके बनता है या तो गारंटी दे के बनता है। तो गारंटी देने वाले की इन्वेस्टमेंट क्या होती है सर, गारंटीड अमाउंट। अगर कंपनी हैविंग गारंटी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल है, तो सर उसकी लिमिट उसकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट क्या होगी, गारंटी लिमिटेड प्लस अगर उसने कोई गारंटी दी है तो वो प्लस साथ उसके सर जो उसने अगर कोई शेयर खरीदा है तो वो, ये कब होगा सर, गारंटी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल। तो उसके अंदर मेंबर की जो इन्वेस्टमेंट होगी, ये वाली इन्वेस्टमेंट इसकी बात कर रहा हूँ सर, वो होगी गारंटी लिमिटेड के अंदर, गारंटी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल के अंदर सर गारंटीड अमाउंट प्लस सर शेयर कैपिटल, शेयर अगर उसने कोई परचेस किया है। ठीक है ना। तो उसकी लाइबिलिटी मैक्सिमम यहाँ तक होगी कि अगर कभी कंपनी डूब गई सर, बंद हो गई, तो उसके एसेट सेल किए जाएंगे। अगर एसेट सेल किए गए उसके बाद भी लाइबिलिटी बच गई, तो सर जो गारंटी शेयर तो चले गए एसेट के, शेयर के पैसे तो एसेट में डूब गए। गारंटीड अमाउंट का क्या सीन होता है कि जब कंपनी बंद हो जाएगी उसके बाद अगर कुछ लाइबिलिटी एसेट सेल किए जाएंगे, अगर उसके बाद कोई लाइबिलिटी बच गई, तो जिन्होंने गारंटी दी थी एट द टाइम फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, तो सर जिन्होंने गारंटी दी थी मेंबर बनने के लिए, तो उनको बोला जाएगा हाँ भाई तूने कितनी गारंटी दी थी, वो आके जिसने जितनी गारंटी दी थी वो सब जमा करवा दो, तो उसमें से लाइबिलिटी हम सेटल कर लें। ठीक है ना। इस हिसाब से तो सर जिसने शेयर होल्डर की लाइबिलिटी कितनी है, अगर शेयर जिसने परचेज किया, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो शेयर चले गए। अगर कंपनी गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, तो आखिर में गारंटी देनी पड़ेगी, सिर्फ गारंटीड अमाउंट तक देना पड़ेगा, उससे आगे नहीं देना पड़ेगा। पर्सनली लाइबल कोई भी नहीं है, घर से लाके कोई नहीं देगा। जिसकी लाइबिलिटी गारंटी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल वाली कंपनी की है और उसने गारंटी भी दी और शेयर भी खरीदा है मेंबर ने, तो उसकी लाइबिलिटी शेयर भी चल जाएंगे और गारंटी वाला अमाउंट भी हो जाएगा। ठीक है। तो सर ये बात भी आपसे पूछी जा सकती है कि प्राइवेट कंपनी को वर्ड प्राइवेट लिमिटेड लगाना है
या लिमिटेड लगाना है, ठीक है ना। और वर्ड लिमिटेड क्या अटेंशन ड्रॉ करता है, ठीक है भाई, वर्ड लिमिटेड ये अटेंशन, अगर कंपनी के पीछे वर्ड लिमिटेड लगता है, पब्लिक लिमिटेड लगे, पब्लिक लिमिटेड के लिए सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड लगता है, ठीक है ना सर। पर अगर लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, अगर कंपनी पब्लिक है तो पीछे जस्ट वर्ड लिमिटेड लगेगा, पर अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो वर्ड प्राइवेट लिमिटेड लगेगा। अगर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो वर्ड प्राइवेट लिमिटेड लगेगा। कंपनी की दो टाइप्स होती है ना, या तो प्राइवेट होती है या तो पब्लिक होती है। तो प्राइवेट कंपनी हमेशा प्राइवेट लगाएगी, लिमिट पब्लिक कंपनी हमेशा लिमिटेड लगाएगी। सर लिमिटेड वर्ड का मकसद क्या है, क्यों लगाया जाता है? जैसे कि जो बंदा डीलिंग करे उसको पता चल सके कि इसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। जब भी सर पार्टनरशिप के पीछे वर्ड लिमिटेड नहीं लगता, जब भी सोल ट्रेडर कारोबार के पीछे वर्ड लिमिटेड नहीं लगता, क्योंकि उनकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, ठीक है ना। अगर सर मैं आगे बढ़ूं, ठीक है, तो सर डायरेक्टर की लायबिलिटी क्या हो सकती है? तो डायरेक्टर की लायबिलिटी ये होती है, कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर आपसे पूछा जाए यार कंपनी की लायबिलिटी क्या है, सर कंपनी की लायबिलिटी अपने लिए अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड इससे क्या मुराद सर, अगर कोई कंपनी ने कोई कर्जा लिया या कोई क्रेडिट पे सर उन्होंने परचेज की, तो सर जब तक कंपनी खुद को सेल करे, उसके सारे माल, सारा स्टॉक, सारा एसेट सब सेल करके वो अपनी लायबिलिटी ज़रूर सेटल करे। ऐसे नहीं हो सकता कि लायबिलिटी सेटल ना करे, ठीक है ना। सर डायरेक्टर्स की कितनी लायबिलिटी है? बेटा डायरेक्टर्स की कोई लायबिलिटी नहीं। हाँ, अगर डायरेक्टर्स ने कोई सर फ्रॉड किया, डायरेक्टर्स ने सर कोई अपने पावर से एक्सीड करके काम किया, पावर से एक्सीड करना मतलब डायरेक्टर के ना टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कि भाई तेरा ये पावर है, ठीक है ना, तू इस लिमिट से, इस बाउंड्री से बाहर काम नहीं करेगा। पर अगर उसने बाउंड्री एक्सीड की, उसने पावर को एक्सीड किया और उसकी वजह से कंपनी को कोई नुकसान हो गया, तो सर वो डायरेक्टर बियर करके देगा, ठीक है ना। ट्रांसफरशिप ऑफ ऑनरशिप एंड परपीचुअल सक्सेशन, इसमें आपसे ये सवाल आ सकता है कि यार शेयर जो है किस कौन से मोड्स में ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है ना। एमसीक्यू इस पे बन सकता है। आप बोलोगे सर इनहेरिटेंस, गिफ्ट, ठीक है, उसके बाद सेल हो गया और उसके बाद ट्रस्ट, पुटिंग देम इनटू ट्रस्ट। सर इन चार मोड से आपका जो शेयर है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। जब शेयर ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो क्या होता है सर, राइट एसोसिएट में शेयर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सर शेयर के कितने राइट्स होते हैं? सर दो राइट्स होते हैं, राइट टू रिसीव डिविडेंड, राइट टू अटेंड एंड वोटेड जनरल मीटिंग, ठीक है ना सर। इस तरीके से आपका रिवाइज भी हो जाएगा सर, उसके साथ साथ जल्दी जल्दी में रिवाइज हो जाएगा, उसके साथ साथ सर आपके एमसीक्यूज़ की चीज़ें भी कवर हो जाएंगी। सर उसके बाद आपसे परपीचुअल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट इस तरीके से पूछा जा सकता है कि यार ये यहाँ से लेके अगर यहाँ तक मैं देख लूँ कि अगर कंपनी का शेयर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ऑनरशिप चेंज हो रही है, तो उसके लीगल स्टेटस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। हाउएवर ट्रांसफर ऑफ शेयर डज नॉट इफेक्ट द लीगल स्टेटस और लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। कंपनी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, ये जो बात लिखी हुई है ना, द कंपनी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एंड इट्स एग्जिस्टेंस इज अनएफेक्टेड बाय चेंज इन ऑनरशिप। ऑनरशिप के चेंज होने से उसकी एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे वो चलती है वैसे ही चलती रहेगी। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाएगा? परपीचुअल सक्सेशन, परपीचुअल एग्जिस्टेंस। तो अगर ये बात आ जाए, ये आपको लिखा हुआ आ जाए जो कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और पूछे सर इस टर्म को क्या कहेंगे, आप बोलोगे सर परपीचुअल सक्सेशन या एग्जिस्टेंस। सर मैं एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ, आपसे बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन क्या है, तो उसके अंदर सर एमसीक्यूज में आप बता देंगे, या रिटन इसका ना रिटन में आने का ज़्यादा चांस है, इसके अंदर एमसीक्यूज के आने के चांसेस नहीं है। हाँ, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर ये दो जो एक्सेप्शन है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी और एनी अदर एंटिटी नॉट बीइंग कंपनी, ठीक है ना, डिफाइंड इन दिस एक्ट, ये वाली जो बातें ना, ये दो एक्सेप्शन, ये आपसे पूछ सकता है कि बॉडी कॉर्पोरेट की दो एक्सेप्शन क्या है। तो आप इन दो बातों को देख लीजिएगा, इसके अंदर ना ये एमसीक्यूज करके पूछा जा सकता है। सर ये बात कवर हो गई मेरी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है ना, अनलिमिटेड कंपनी। उसके बाद सर आपसे पूछा जाएगा प्राइवेट कंपनी। सर प्राइवेट कंपनी के कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं सर, एक सिंगल मेंबर कंपनी, एक अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी। सिंगल मेंबर कंपनी क्या है यार? आपके हैदराबाद के अंदर खादी लिमिटेड है ना, तो खादी लिमिटेड जो है ये सिंगल मेंबर कंपनी है। सिंगल मेंबर कंपनी कौन होती है सर? सिंगल मेंबर कंपनी का एक ही ऑनर होता है। असल में होता ये है कि एक बंदा अगर कंपनी खोलना चाह रहा है, एक बंदा अपने कारोबार को, जैसे सर एक बंदा तो सर फिर सोल प्रोप्राइटर हुआ ना, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं बेटा। बात ये कि अगर उसने अगर अपने कारोबार को कंपनी में रजिस्टर नहीं करवाया,
उसके ऊपर कंपलसरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि वो जाके रजिस्टर ज़रूर करवाए। अगर मैं अपना कोई कारोबार खोल रहा हूँ, मैं अगर कोई बुटीक वगैरह खोल रहा हूँ या कोई भी रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ, अगर मैं उसको सर वैसे ही चला रहा हूँ तो मैं सोल प्रोप्राइटर बन गया। लेकिन अगर मैं जाके उसको क्या कर रहा हूँ, कंपनी के अंदर कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करवा रहा हूँ, तो वो बन जाएगी सिंगल मेंबर कंपनी। ठीक है ना। सिंगल मेंबर कंपनी का हमेशा एक ही मेंबर होगा जो कि ऑनर होगा, हमेशा एक ही मेंबर होगा जो कि ऑनर होगा, क्योंकि वही बंदा डायरेक्टर होगा। सिंगल मेंबर कंपनी का जो, अगर मैं जैसे मैंने जाके रजिस्टर करवाई तो मैं ही मेंबर होऊंगा और मैं ही डायरेक्टर होऊंगा। ठीक है ना सर। इनके स्पेशल रूल्स होते हैं सर। स्पेशल रूल्स कौन से होते हैं, जो कि आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एसीसीबी ने बताए हुए हैं। सर इन कंपनीज के लिए खास बात क्या होती है बेटा, प्राइवेट कंपनी को वर्ड प्राइवेट लिमिटेड अपने नाम के पीछे लगाना होता है, एसएमसी लिमिटेड को वर्ड एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड लगाना होता है। तो इस तरीके से आपसे एमसीक्यू आ सकता है कि अगर कोई सिंगल मेंबर कंपनी है तो उसके अपने नाम के अंदर क्या लगाना है, प्राइवेट लगा दे, नहीं, आप बोलेंगे एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड लगाना है। सर आपसे पूछा जा सकता है प्राइवेट कंपनी क्या है, तो आप बोलेंगे सर प्राइवेट कंपनी के जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो ये 3 रिस्ट्रिक्शन होती हैं। इस तरीके से आपसे एमसीक्यूज आ सकता है कि यार उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 50 होंगे। अगर मेंबर जॉइंटली होल्ड करें, मतलब एक शेयर दो बंदों ने खरीदा, एक शेयर अगर 10 रुपए का है, दो दोस्त हैं ए और बी, उन एक ने 6 रुपए दिए और एक ने 4 रुपए दिए, तो सर ये एक ही शेयर के दो ऑनर हो गए, तो क्या ये दो मेंबर कंसीडर होंगे? नहीं बेटा, एक ही मेंबर कंसीडर होंगे। पर सर अगर एक मेंबर 20 शेयर खरीदे तो क्या ये 20 मेंबर कंसीडर होंगे? नहीं बेटा, ये एक बंदे ने 20 शेयर खरीदे हैं तो एक ही मेंबर कंसीडर होगा। मेंबर का मतलब बंदे, नेचुरल पर्सन या सर लीगल पर्सन, कंपनी या बंदा। ठीक है ना। पर्सन 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 के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक लीगल पर्सन सर नेचुरल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल कौन है सर? कंपनी। नेचुरल पर्सन कौन है? इंडिविजुअल, जो कि हम हैं। ठीक है ना सर। अगर एक कंपनी ने दूसरी प्राइवेट कंपनी के 50,000 शेयर खरीदे तो क्या 50,000 मेंबर हो गए? नहीं बेटा, एक कंपनी ने खरीदे हैं, एक कंपनी ने। पर यही अगर सर यही 10 शेयर अगर एक बंदे ने खरीदे हैं तो क्या सर वो एक मेंबर हुआ या 10 मेंबर हुए? बेटा एक ही मेंबर हुआ, क्योंकि एक मेंबर ने 10 शेयर खरीदे। पर अगर 10 बंदे 10 शेयर खरीदते, 10 बंदे 10 शेयर खरीदते या 10 कंपनीज 10 शेयर खरीदती, तो सर ये कितने मेंबर होते? बेटा 10 होते, क्योंकि हम नेचुरल पर्सन की, आर्टिफिशियल पर्सन की, हम पर्सन की काउंटिंग करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स की काउंटिंग नहीं करते। तो सर मेंबर्स कितने होने चाहिए? 50 होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। पर अगर एक मेंबर पर सर एक शेयर अगर दो मेंबर साथ होल्ड कर रहे हैं, जैसे कि एक शेयर 10 रुपए का है, 6 रुपए एक ने दिए, 4 रुपए दूसरे ने दिए, दोनों ने मिलके आपस में एग्रीमेंट करके ले लिया, तो क्या दो मेंबर हो गए? नहीं, कंपनी दोनों में से किसी एक को मेंबर बनाएगी। ठीक है ना। कंपनी दोनों में से, वो बोलेगी दोनों में से कोई एक आके मेरे पास नाम लिखवा ले, मैं उसी को डिविडेंड दूंगी, फिर तुम दोनों का आपस का एग्रीमेंट है, मसला है, आपस में जानो, किसी तरीके रेशो रखो, तुम्हारा तुम्हारा मसला है, वो मेरा मसला नहीं है। मेरे पास जिसका नाम होगा वो मेंबर होगा। ठीक है। प्राइवेट कंपनी वाला कभी भी अपना शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो इस बात पे अगर सर एमसीक्यू बने कि वो कौन सी कंपनी है जिसका जिसका मेंबर शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, आप बोलेंगे प्राइवेट कंपनी। ठीक है ना। वो कौन सी कंपनी है जिसका मेंबर शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, आप बोलोगे प्राइवेट कंपनी। सर फिर वो कौन सी कंपनी है जिसका मेंबर शेयर ट्रांसफ़र कर सकता है? सर पब्लिक कंपनी। ठीक है ना। तो सर वो कौन सी कंपनी है जिसका मेंबर जनरल पब्लिक को सब्सक्रिप्शन करने की सर अपने शेयर्स या डिपेंचर्स या सिक्योरिटीज़ के लिए के दावत नहीं दे सकता? सर प्राइवेट कंपनी। इस तरीके से ना सर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है? जिसकी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडेड हो रही हो, वहाँ पे सेल परचेज हो रही हो। अनलिस्टेड कंपनी कौन सी होती है? सर वो जिसके शेयर ट्रेडेड नहीं हो रहे हो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। फिर क्या कभी अनलिस्टेड लिस्टेड बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है बेटा। जिस दिन वो लिस्टेड कंपनी की रिक्वायरमेंट पूरी कर ले, पब्लिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आने की रिक्वायरमेंट पूरी कर ले, अगर वो आना चाहती है तो आ जाएगी। अगर कोई अनलिस्टेड कंपनीज ऐसी होती हैं, जैसे कि हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, ये पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, पर अगर लिस्टेड में आना चाहती है तो उसको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई करना होगा और वहाँ की रिक्वायरमेंट पूरी करके सर वो वहाँ पे आ सकते हैं। पर अगर सर एक लिस्टेड कंपनी वापस अनलिस्टेड होना चाहती है तो क्या हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है सर वो।
होल्डिंग सब्सिडी कंपनी के आपसे डेफिनेशन के अंदर एमसीक्यूज आ सकते हैं, केस स्टडी आ सकती है। अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर खरीद लिए तो वो क्या कहलाएगी, आप बोलोगे होल्डिंग कंपनी। सर दूसरी क्या कहलाएगी, सर सब्सिडी कंपनी। पर अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स सर सिलेक्ट कर लिए, ठीक है ना, तो सर वो क्या बन जाएगी, सर वो कंपनी बन जाएगी होल्डिंग। सर दूसरी कंपनी क्या बन जाएगी, सर दूसरी बन जाएगी सब्सिडी। या आपसे इस तरीके से आ जाए कि अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के सर मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग सिक्योरिटीज खरीद लिए तो क्या सर वो क्या बन जाएगी, बेटा वो वोटिंग सिक्योरिटीज कैसे आती है, ऑर्डनरी शेयर खरीद के, ऑर्डनरी शेयर के थ्रू आपके पास वोटिंग, ऑर्डनरी शेयर को वोटिंग सिक्योरिटी बोला गया। वोटिंग सिक्योरिटी से मुराद अगर मुझे शेयर खरीद के वोट देने का जनरल मीटिंग के अंदर चांस मिले, पावर मिले, राइट मिले, तो सर अगर बात एक ही हो गई, लफ्ज़ों का हेर फेर है बस। आपसे पूछा जाएगा कि यार वो कौन सी अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के 50% से ज़्यादा वोटिंग सिक्योरिटीज़ खरीद लिए तो क्या बनेगी, बेटा आप बोलोगे होल्डिंग कंपनी, दूसरी वाली बनेगी सब्सिडी कंपनी। इस तरीके से आपसे होल्डिंग सब्सिडी पूछा जा सकता है। सर अगर मैं आगे बढ़ूँ एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, तो इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट जो होती है अगर उनको लाइसेंस मिल जाए, अगर उनको लाइसेंस मिल जाए तो क्या लाइसेंस मिल जाए किस चीज़ का, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट होती कौन सी कंपनी है, वो कंपनी, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको रिकैप करवा लूँ, वैसे याद होगा आपको। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट वो कंपनीज होती हैं जो कि बिना प्रॉफिट जनरेट करके सर वेलफेयर के लिए काम करें, लोगों के लिए काम करें, आवाम के लिए काम करें, वो उनका प्रॉफिट जनरेट करने का कोई नियत ना हो, कोई नियत ना हो, तो सर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट कहा जाता है। कि हमने ये बनाई इसी वजह से है कि हम प्रॉफिट जनरेट नहीं करेंगे। जो नॉर्मल एंटिटी का प्रॉफिट एंड लॉस बन रहा होता है उसके अंदर सर क्या आ रहा होता है, सेल आ रही होती है, सर कॉस्ट ऑफ सेल आ रही होती है, यहाँ पे आ रहा होता है सेल की जगह इनकम, रिसिप्ट्स, ठीक है ना, इस तरीके से आएगा रिसिप्ट, वहाँ पे सेल आती है, यहाँ पे कहेगा रिसिप्ट, यार इतने पैसे हमें रिसीव हुए, ठीक है। उसके बाद सेल भी आ सकता है लेकिन नॉर्मली रिसिप्ट आता है, सही है। उसके बाद सर क्या आ सकता है, जैसे कि वहाँ पे आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या एक्सपेंसेस, यहाँ पे आता है एक्सपेंडिचर या पेमेंट, ठीक है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बोला जाता है। वहाँ पे जो बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि वहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहे होते हैं, यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस दिखाते ही नहीं है। क्यों, क्योंकि सर हमने यहाँ प्रॉफिट जनरेट करने के लिए थोड़ी बनाई है, हमने तो लोगों को वेलफेयर करने के लिए बनाई है। तो सर आप यहाँ पे दिखा रहे होते हैं इनकम, सर एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट या पेमेंट। उसके बाद अगर इनकम एक्सीड कर जाती है एक्सपेंडिचर से, तो पैसे ज़्यादा बच गए तो उसको क्या बोलते हैं, सरप्लस। इसी को प्रॉफिट एंड लॉस एंटिटी क्या बोलेगी, प्रॉफिट, ठीक है। अगर पैसे ज़्यादा बच गए, इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, रिसिप्ट ज़्यादा है, पेमेंट कम है, तो बन जाएगा सरप्लस। पर अगर पेमेंट ज़्यादा है, रिसिप्ट कम है, इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो क्या बनेगा, सर ये बनेगा डेफिसिट, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का ख्याल करना, ये भी आपसे पूछी जा सकती हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया जाता है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए, ठीक है। जो प्रॉफिट ओरिजिनेट एंटिटीज होती हैं सर, जो प्रॉफिट जनरेटेड एंटिटीज होती हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती हैं, ये उसकी जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रही होती हैं। सर अगर मैं आगे बढ़ूँ तो ये जो एंटिटी होती हैं, अगर इनको कमीशन की तरफ से लाइसेंस मिल जाए, सर ये क्यों लेती हैं लाइसेंस, जैसे सर हम लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, तो हम भी कारोबार कर रहे हैं, हम भी क्रेडिट पे परचेज करते होंगे, हम भी लोन लेते होंगे, तो हमें भी ना यार लिमिटेड लाइबिलिटी की सिक्योरिटी होनी चाहिए। अगर हम कंपनी लॉ में रजिस्टर हो गए तो हमें हमारी लाइबिलिटीज़ भी, हमारे मेंबर्स की लाइबिलिटी भी लिमिटेड हो जाएगी, तो हम सिक्योर हो जाएंगे। कल हमारा कारोबार डूब गया तो हमें पर्सनली लाइबल नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी ये लाइसेंस लेना चाहते हैं कि हम यार एज ए लिमिटेड लाइबिलिटी काम करना चाहते हैं, हम एज ए कंपनी काम करना चाहते हैं, हम खुद को कंपनी लॉ में रजिस्टर करना चाहते हैं, तो कंपनी लॉ ने इन्होंने एक खास लॉ बना लिया, सेक्शन 42 एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, इसके अंदर रजिस्टर हो सकती हैं। और जब उनको लाइसेंस मिल जाएगा, एसीसी भी जब रजिस्टर करेगा कंपनी लॉ के अंदर, तो वो सर्टेन कंडीशन लगाएगा जो उसको ठीक लगेंगी, फिर वो उनको लाइसेंस दे देगा। फिर सर यहाँ पे अहम बात, जब इनको लाइसेंस मिल जाएगा तो ये लिमिटेड लाइबिलिटी काम कर तो सकेंगी, लेकिन हर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी को आप पीछे पड़ के आए, उसको वर्ड लिमिटेड लगाना होता है। प्राइवेट लिमिटेड होगी तो प्राइवेट लिमिटेड, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, सर पब्लिक लिमिटेड होगी तो लिमिटेड। लेकिन सर आपसे जो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट होती है वो लिमिटेड लाइबिलिटी तो होगी, लेकिन उनको लाइसेंस मिलता है कि आप बिना वर्ड लिमिटेड यूज किए हुए, आप विदाउट एडिशन ऑफ द वर्ड लिमिटेड और गारंटी लिमिटेड,
अगर आपकी शेयर वाली कंपनी है तो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड आएगा। अगर आपकी कंपनी गारंटी लिमिटेड है तो गारंटी लिमिटेड आएगा। गारंटी लिमिटेड कंपनी आर रिक्वायर्ड टू इंक्लूड वर्ड गारंटी इन देयर नेम। ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि गारंटी लिमिटेड जो होगी उनको अपने नाम में क्या लगाना होता है सर, गारंटी लिमिटेड उनको अपने नाम में लगाना होता है, जो कि हम पीछे कवर करके आए हैं। ठीक है, जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होगी उसको वर्ड लिमिटेड लगाना होगा, प्राइवेट लिमिटेड या गारंटी लिमिटेड। सर प्राइवेट लिमिटेड या जस्ट लिमिटेड। पर अगर लिमिटेड बाय गारंटी होगी तो सर उसको क्या लगाना होगा, प्राइवेट गारंटी लिमिटेड। ठीक है ना, या सर सिर्फ और सिर्फ गारंटी लिमिटेड, इस तरीके से। तो सर अगर कंपनी, सर अगर गारंटी लिमिटेड नॉर्मल लगाना पड़ेगा। सर अगर कंपनी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का लाइसेंस ले लेती है, अगर कंपनी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का लाइसेंस ले लेती है तो सर वो बिना वर्ड यूज़ किए हुए लिमिटेड या गारंटी लिमिटेड सर एज ए लिमिटेड लाइबिलिटी काम कर सकती है। सर वो उसको लाइसेंस मिल जाएगा कि आप भले वर्ड गारंटी लिमिटेड या लिमिटेड ना लगाओ और आप काम कर सकते हो। ठीक है ना, वरना हर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी को वर्ड लिमिटेड लगाना ज़रूरी है। सर इस बात पे क्या एमसीक्यूज बन सकता है कि वो कौन सी कंपनी है, वो कौन सा कारोबार है जो कि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड तो होगा लेकिन उनको वर्ड लिमिटेड या गारंटी लिमिटेड लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही काम कर सकता है। आप बोलोगे सेक्शन 42 की एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज। सर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज वो कंपनीज होंगी, सेक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई मसला नहीं है। मैं दोबारा एमसीक्यू रिपीट कर लूँ, जो मैंने एमसीक्यू बनाया बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। वो कौन सी, हर एज पर कंपनी देख 2017 हर कंपनी को सर अपने नाम के पीछे, हर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी को अपने नाम के पीछे वर्ड लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाना ज़रूरी है। तो वो कौन सी कंपनी है जो कि बिना वर्ड लिमिटेड, जो कि कंपनी एक में रजिस्टर है पर बिना वर्ड लिमिटेड या गारंटी लिमिटेड ऐड करे बगैर अपना कारोबार चला सकेगी। आप बोलोगे एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। फिर सर यहाँ पे आ सकता है कि एसोसिएशन ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी जो कि क्या कभी अब डिविडेंड देगी? नहीं सर, डिविडेंड नहीं देगी। फिर वो इनकम क्या कहाँ करेगी सर? अपने ऑब्जेक्ट को प्रोमोट करने में, इस तरीके से। सर यहाँ पे ये बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। जब सर उनसे आपसे प्राइवेट कंपनी से जब लाइसेंस छीन लिया जाएगा, जब छीन लिया जाएगा तो क्या होगा सर? जब छीन लिया जाएगा तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? रजिस्ट्रार क्या करेगा सर? उनसे लाइसेंस छीन के अपने रजिस्टर में वर्ड लिमिटेड या गारंटी लिमिटेड उनके नाम के पीछे लिख देगा। जैसे ही लाइसेंस छीन लेगा तो उनके नाम के पीछे सबसे पहला काम ये करेगा कि यार उनके नाम के पीछे वर्ड लिमिटेड या गारंटी लिमिटेड लिख देगा। पहले नहीं लिखा हुआ था, पहले नहीं लिखा हुआ था क्योंकि पहले लाइसेंस था तो उन्होंने नहीं लिखा था। ठीक है ना, तो उनको इजाज़त थी आप वर्ड बिना लिमिटेड के या गारंटी लिमिटेड के बिना आप काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप लाइसेंस छीन लेंगे तो वो वर्ड लिमिटेड या गारंटी लिमिटेड रजिस्ट्रार लिख देगा। ठीक है, तो सर ये यहाँ पे बातें थी। उसके बाद आपसे कमीशन के हवाले से पूछा जा सकता है, कमीशन क्या है, इसके पावर्स क्या हैं, रजिस्ट्रार की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। तो सर इन चीज़ों को देख लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर अगली रिकॉर्डिंग में हम चैप्टर 2 कवर करेंगे। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइएगा।